बच्चों, आइए आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक हमने 6 टॉपिक देखे हैं। 7वां टॉपिक हमारे 8वें चैप्टर का है। ये चैप्टर 8 है, कृषि समाज में मुगल साम्राज्य। ठीक है, और इसका 7वां पार्ट है वीडियो का। टोटल 8 होंगे ये। इसके बाद एक पार्ट और मिलेगा आपको, उसके हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो 7वां वीडियो है उसका टॉपिक है जमींदार। जमींदार, और ये पहला होगा। और इस वीडियो में दूसरा टॉपिक होगा भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, इस तरह से 2 चीजें होंगी, हम दोनों चीजों को इसमें समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जमींदार को देखते हैं। जमींदार क्या है? जमी मतलब जमीन और दार। ठीक ठीक, ऐसे ही तो यही है जमींदार। सामान्य शब्दों में हम समझेंगे कि जमीन पर मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी जो जमीन है वो बड़ी विस्तृत होती है, टुकड़ों में नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसके जो कार्यकलाप हैं वो भी अन्य किसानों से अलग है। वो भी अपनी आय कृषि से ही प्राप्त करता है, लेकिन खुद खेती नहीं करता। ये अंतर है। कृषक जो है वो खेती करता है, खेती करने के बाद उससे उसकी आय प्राप्त करता है। लेकिन जमींदार कृषि तो है लेकिन कृषि कार्य नहीं करता। ये मजदूर होते हैं इनके पास। कुछ जमीनों को ये दूसरों को दे देते हैं टैक्स यानी कर के ऊपर, कि आप ले जाइए, आपको इतना देना है। फसल पैदा करने के बाद ये आपकी जमीन उतने दिन तक रहेगी, आप चाहे जो फसल काटिए। कहने का मतलब ये है कि जमीनें हैं, लेकिन वो जमीनों पर सीधे कार्य न करके बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उससे आय प्राप्त करना दूसरे के माध्यम से, ये कार्य होता था जमींदार का। आइए जमींदार हम पढ़ रहे हैं। इसमें इनका जो जमींदार का उत्पादन में सीधा प्रतिभाग नहीं होता था, लेकिन इनकी आय का स्रोत जो था वह कृषि था। ठीक, यानी आय तो इनकी कृषि से ही आ रही है, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। अब क्या होगा, इनके पास मान लीजिए ये भूमि का टुकड़ा है ऐसे, इसमें इन्होंने क्या किया, 9 लोगों को दे दिया। ठीक, इसमें निश्चित कर दिया कि आपको मतलब सबको 100 रुपए देना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए आपको देना है प्रत्येक फसल पर। इन्होंने क्या किया, 9 लोगों ने इनको 900 रुपीज पर क्रॉप कटिंग पर, यानी जैसे फसल कटती है इनको पहुंचा देते। तो आय कहां से आ रही? कृषि से। लेकिन कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जमींदार उस समय के जो होते थे वह मजदूरों के माध्यम से या अन्य किसानों को जमीन पट्टे पर या किराए पर देकर उनसे उत्पादन करवाते थे और उससे उनको आय प्राप्त होती थी। ये कार्य होता था जमींदारों का। ये जो जमींदार होते थे, अब आर्थिक स्थिति इनकी बेहतर होगी तो अपनी उच्च आर्थिक हैसियत के कारण समाज में प्रतिष्ठित थे। यानी इनकी समाज में प्रतिष्ठा होती थी, लोग सम्मान करते थे इनका। और साथ ही कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त थी। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जमींदार वर्ग है वो स्वयं खेती नहीं करता है, लोगों से करवाता है, आय प्राप्त करता है। और उच्च आय वर्ग के कारण, उच्च आर्थिक स्थिति के कारण समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है और कुछ विशेष सुविधाएं भी उसे प्राप्त होती हैं। इनकी जो खेती होती थी, यानी इनकी जो भूमि होती थी, भूमि अभी आगे आप सुनेंगे कि
मिल्कियत, मिल्कियत मतलब मालिकाना हक। तो जमींदारों की जो मिल्कियत होती थी, मालिकाना हक की जो भूमि होती थी, उस पर यह कुछ क्षेत्रों में स्वयं भी कृषि कार्य करवाते थे। लेकिन वो कौन से होते थे? वो दैनिक मजदूर होते थे। ठीक, दैनिक मजदूरों से ये कृषि कार्य करवाते थे जमींदारों। ठीक है, अब इसके आगे मुगल साम्राज्य में अगर देखा जाए इनका महत्व क्या था। मुगल साम्राज्य मान लीजिए ये है मुगल साम्राज्य है, ये शासक है। ठीक, ये इसकी सेना, परिवार, ठीक, राजस्व विभाग, मंत्री, ये सब है। तो इन्हीं इस पिरामिड के आकार के साम्राज्य में जो सबसे मजबूत नींव का काम करते थे वो होते थे जमींदार। क्यों? क्योंकि यही जमींदार पूरे साम्राज्य से छोटे छोटे स्तरों पर कर वसूल कर शासन को भेजते थे। ठीक, शासन को भेजते यानी कि क्या है, इनका आधार है। इस हिसाब से मुगल साम्राज्य में जमींदारों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इन्हें अनेक तरह के विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार जैसे कर वसूली में सुविधा होने पर सेना या लठैत, लठैत मतलब लाठी से मारकर कर वसूल लेने वाले, ये होते थे। साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों में भी इनको रियायतें दी जाती थी, सुविधाएं दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जमींदार जो है मुगल साम्राज्य में यानी 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान यह निर्भर है दूसरों पर, उच्च आर्थिक स्थिति है, आय के स्रोत इसके बेहतर हैं और शासन में भी इसकी महत्वपूर्ण पकड़ है। यह था इस समय के जो जमींदार हैं उनकी स्थिति है। अब इनका जो कार्य करने का तरीका था उसके लिए अकबर ने आदेश जारी किया था, सभी जमींदारों को आदेश जारी किया था कि वह जो राजस्व है, राजस्व का अधिकांश भाग नकद के रूप में भेजें। इससे पहले जो राजस्व होता था उनको भेजने के तरीके दो होते थे। जैसे आप उत्पादित जो अनाज करते हैं, अनाज भेज दीजिए अथवा उसको बेचकर धन दे दीजिए। यहाँ पर उन्होंने जोर डाला कि आप अनाज बेचकर नकद भेजने, वो जो है कर देने का प्रयास करें अधिकांश क्षेत्रों में। इसके लिए अब जब कर लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जमीन कितनी है। तो पूरी भूमि, ठीक, जो होती थी उसकी पैमाइश कराई जाती थी। पैमाइश के बाद उत्पादन के आधार पर उनका नामकरण, ठीक, जैसे पोलज, परती, चांचर, बंजर। ठीक, इसमें ये जो जमीन होती थी ये इसमें प्रतिवर्ष, ठीक, 2 से 3 फसलें उत्पादित होती थी। ये सिंचाई के बिल्कुल नजदीक होती थी, अनुकूल दशाएं होती थी और मिट्टी बेहतर होती थी। ऐसे कैटेगरी वाइज इनको डिसाइड किया गया और जो निरंतर उत्पादन देने वाली भूमि है उस पर अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से कर लगाए गए। भूमि की पैमाइश से ये आंकड़ा पता चल जाता था कि हमारे पास भूमि कितनी है और हमें कर कितना आना चाहिए। तो अकबर का आदेश हुआ कि राजस्व जो है अधिकांश भाग उसका नगद के रूप में आए और साथ ही साथ संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवाई जाए और पैमाइश करवाने के बाद उनका वर्गीकरण उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग करके और अलग अलग तरह का कर लिया जाए। क्योंकि इनके यहाँ मान लीजिए 2 साल में फसल आती है या नहीं होती, कभी इसमें फसल नहीं होती है, इस पे 2 साल में एक बार फसल का उत्पादन होता है। तो इनका और इनका कर अगर बराबर होगा तो कहाँ से सही न्याय हो पा रहा है। ये उत्पादन रोज हर साल करे, ये उत्पादन 2 साल में करे तो बराबर कहाँ दे पाएंगे। इसलिए कैटेगरी वाइज कर का निर्धारण करने का
काम किया गया। तो ये जो काम था इसको पूर्ण कराने का, जो सहयोग करने का पूरा काम था वो जमींदारों ने किया, क्योंकि वो लोकल लेवल पे थे, गांव से जुड़े हुए थे, तो शासन से भी जुड़े हुए थे। तो शासन का सहयोग किया तथा गांव की संपूर्ण भूमि की पैमाइश कराई, उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कराया और फिर उसके बाद निरंतर शासन को अपने माध्यम से कर प्राप्त करके भेजते रहे। ये भूमिका होती है पूरे मुगल साम्राज्य में जमींदारों की। इसके बाद इसका जो आगे का टॉपिक है, हमने देखा था राजस्व प्रणाली, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे और फिर एक लास्ट वीडियो हमारा आएगा चांदी का भाव वगैरह, उसको देखेंगे। भू राजस्व प्रणाली, मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भू राजस्व प्रणाली अकबर के काल की है। अकबर के काल में एक व्यक्ति है, इनका नाम है राजा टोडरमल। ठीक, टोडरमल, इन्होंने कर वसूलने के लिए एक प्रथा बनाई, एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम था दहसाला भू व्यवस्था। दहसाला भू व्यवस्था अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दहसाला भू व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या राजा टोडरमल की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अथवा अकबर के शासनकाल की राजस्व प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण की जो व्यवस्था है वो ये है दहसाला भू व्यवस्था, इसी का वर्णन करना होता है। दहसाला का काम ये था कि राजा टोडरमल ने लंबे समय तक देखा, क्षेत्रों का भ्रमण किया, अनुभव किया और उसके आधार पर ये निर्णय निकाला कि फसल जो है वो निरंतर एक जैसी नहीं होती, समान नहीं होती है। कभी अच्छा उत्पादन होता है और कभी घटिया उत्पादन, नहीं अच्छा उत्पादन होता है। ऐसे में एक बार निर्धारित हुआ कर समान रूप से नहीं वसूला जा सकता, इसमें कठिनाइयां आती है। कभी कृषक को लाभ हो जाता है और कभी उसको हानि हो जाती है, उसके पास खाने का भी नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भूमि जो थी उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेड थी, उसमें 10 वर्ष तक उसका अवलोकन किया। ठीक है, जैसे भूमि है उसमें हम देख रहे हैं कि 10 वर्षों तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 साल है, यानी 2001 मान लीजिए, 1 से लेकर के 2010 तक। इन 10 साल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्पादन जो हुआ 1 क्विंटल हुआ, ये कितना हुआ 50 किलो हुआ, 2 क्विंटल हुआ, 1 क्विंटल, 3 क्विंटल, 5 क्विंटल, ठीक, 5 क्विंटल, फिर मान लीजिए 10 किलो, फिर 0 हो गया, फिर 2 क्विंटल, ऐसे हुआ। तो ऐसे क्या करेंगे कि ये 10 साल का उत्पादन जो है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए जोड़ने पर हमारे पास आया 1000, मान लीजिए, हालांकि इसको मैंने जोड़ा नहीं, वो ज्यादा आएगा, लेकिन 1000 मान लीजिए आया। तो हमने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्या हुआ 100। यानी कि अगर एवरेज देखा जाए तो न्यूनतम उत्पादन जो है वो 100 किलो पर ईयर आ ही रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस 100 किलो पर कर लगा देंगे। तो क्या होगा, जिस साल 200 हो जाएगा उस साल किसान को लाभ हो जाएगा, जिस साल 10 किलो होगा उस साल 700 को उतना ही राजस्व मिल जाएगा, किसान पिछले साल से अपने आप को कवर कर ले जाएगा, उसको नुकसान नहीं होगा। तो यही था कि 10 सालों के आंकड़ों के अन्वेषण करने के बाद राजा टोडरमल ने इस व्यवस्था को दिया दहसाला भू व्यवस्था के रूप में, कि हम 10 सालों का एक रेशियो निकालेंगे, उस पर उसको 10 से डिवाइड करके जो आएगा उस पर कर लगाएंगे, और वह कर हमें निरंतर लगाएंगे, लंबे समय तक वो चलता रहेगा, जिससे कर की प्रणाली की शुद्धता भी बनी रहेगी, कृषकों को भी समय समय पर अपने आप को रिकवर करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि फसल अच्छी हो गई, उस बार आपने ज्यादा कर ले लिया, फसल अच्छी नहीं हुई, उस बार आपने निर्धारित कर ले लिया, तो ऐसे में क्या होगा, कृषक तो परेशान हो जाएगा, प्रतिवर्ष उसके लिए मुसीबत रहेगी। ऐसे में जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम चाहे 100 किलो पैदा करें चाहे 500 किलो, टैक्स तो हमको 100 पे ही देना है।
तो ऐसे में क्या करेगा व्यक्ति, अधिक परिश्रम करेगा कि हम 300 क्विंटल पैदा कर लें, 300 किलोग्राम पैदा कर लें। 100 क्विंटल 100 किलोग्राम की अपेक्षा हम अगर 1000 पैदा कर ले, तो गेहूं 1000 किलो तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें टैक्स तो 100 पे ही देना है। तो ऐसे में व्यक्ति परिश्रम करना बढ़ा देगा, परिश्रम में उसके बढ़ोतरी हो जाएगी, और इस परिश्रम में बढ़ोतरी क्या होगी, कृषकों के लिए भी लाभदायक होगी और साथ ही साथ साम्राज्य के लिए भी सुख सुविधा वाली स्थिति पैदा करेगी। ठीक, तो यही है राजस्व प्रणाली में। अकबर की राजस्व प्रणाली मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम्स में, जिसमें राजा टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप यही लिखेंगे कि राजा टोडरमल ने 10 सालों का एक जो है अवलोकन या अन्वेषण किया, जिसके आधार पर रेशियो निकाल कर जो है कर निर्धारण की व्यवस्था दी, और वह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही, जिससे क्या हुआ, किसानों में भी परिश्रम करने की एक जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई, और साथ ही साथ शासन या साम्राज्य को भी निरंतर कर मिलते रहने में सुविधा बनी रही। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग अगला एक लास्ट टॉपिक 8वां जो है वो देखेंगे।